नदीम साहब, एक इशू ये है कि एक आम आदमी, एक मजदूर, एक लोअर सैलरीड पर्सन जो है, उसके लिए गवर्नमेंट एक कम से कम तनख्वाह तय कर देती है। 37,000 रुपये है गालबन इस वक्त। अब सवाल ये है कि आज तक किसी माहिर मैशियत ने यह फैसला नहीं किया कि इन 37,000 रुपये में वो गुजारा कैसे करेगा। कोई ऐसा शख्स आज तक पाकिस्तान में नहीं आया जिसने आम आदमी के लिए बजट बना दिया हो कि लो बेटा, ये हमारी तरफ से बजट है, इस 37,000 को हमने इस तरह डिवाइड किया और इस तरह तुम अच्छी जिंदगी गुजार सकते हो। अब अगर उस आदमी को हम 37,000 दे के ये तवक्को करेंगे कि वो एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे और स्टेट का वफादार हो जाए, तो कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? देखिए जी, दो बातें। पहली चीज तो ये हम हर साल यही बातें करते हैं और बजट के दूसरे दिन भूल जाते हैं। बार बार यही बात करते हैं, बिजली ये वो वगैरह। नथिंग चेंजेस। Nobody is listening to you, me or anybody. हुकूमत में जो लोग बैठे हैं वो सुमन बुकमन अंदर बहरे whatever, they don't listen to us। खत्म होने का। नंबर दो, जो आप बात करें, देखें आम आदमी को 37,000 से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आम आदमी वो अपना गुजारा कर रहा है, ये फिगर्स जो भी कोर्ट के सनाउल्लाह साहब ने वर्ल्ड बैंक के गलत है। हम यहाँ पॉवर्टी बहुत गिरी है, पाकिस्तान में पॉवर्टी बहुत गिरी है। पाकिस्तान में जो पॉवर्टी हमने मेजर किया वो तकरीबन 12% है। वर्ल्ड बैंक वैसे ही बढ़ाता रहता है। पॉवर्टी क्यों गिरी है? हुकूमत की वजह से नहीं गिरी। पॉवर्टी गिरी है एक ही वजह से, क्योंकि लोग मुल्क से भाग गए। जो ओवरसीज माइग्रेंट है वो आपकी पॉवर्टी गिरा रहा है, आपके मुल्क में खुशहाली फैला रहा है। हुकूमत उसके उल्टा चल रही है। हुकूमत कोशिश करती है इकोनॉमी को मारने की, इनफॉर्मल इकोनॉमी और माइग्रेशन इकोनॉमी को चलाने की कोशिश करती है। इस इकोनॉमी में बड़ी जान है। अगर हुकूमत को आप खुदा के वास्ते भेज दे मार्स पे, रॉकेट पे बिठा के इलोन मस्क की तरह कहे, उनको गुजारिश करें उसको मार्स पे भेज दें। हमारे मुल्क में जो अक्सर मसला है कि अपॉर्चुनिटी को, इस पे मैं कॉन्फ्रेंसेस कर करके बोल बोल के थक गया हूं। एक आम बच्चा जो पढ़ लिख जाता है वो क्या करे? उसके बाद वो कहता मुझे सरकारी नौकरी दो, उसके पास बेचारे के पास करने को कुछ नहीं। मैंने जनाब यहाँ G11 में खोखे लगवाए थे बड़ी मुश्किलों से हुकूमत के साथ मिलकर। दूसरा CDA का चेयरमैन उसे उड़ा दिया। आप मुझे बताएं खोखे क्यों नहीं लग सकते? पूरे दुनिया में खोखे हैं, न्यूयॉर्क में, लंदन में, हर जगह। यहाँ खोखे नहीं लग सकते। जज साहब ने, जस्टिस गुल वटेवर जो नाम था उनका, उन्होंने सारे खोखे उड़वा दिए। इवन यूनिवर्सिटी मजीद। अब मुझे बताया जिस मुल्क को खोखा नहीं लग सकता वहां क्या करें? हमने यहाँ हिसाब लगाया कि आपकी जो परमिशन है, एनओसी एक सिर्फ पाकिस्तान में लफ्ज और कहीं नहीं होता। ये एनओसी क्या होता है? जिंदा लेने के लिए एनओसी चाहिए, सांस लेने के एनओसी चाहिए, खाना खाने के लिए एनओसी चाहिए। सारे सरकारी अफसरान एनओसी लगा के बैठे हो, जो एनओसी लेने जाते बते लेते। ठीक है, खुदा के वास्ते ये निजाम बंद करें। हमने इस पे हिसाब लगाया, एनओसी आपको 4-5% ऑफ 400-500% ऑफ GDP खाता है। एनओसी बंद करने वाला कोई बंदा ही नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन, ये डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है? मेरे पास एक ID कार्ड है भाई, ID कार्ड मेरे पे चिप लगा हुआ है, उस पर मेरा अंगूठा भी है, उस पर मेरी शक्ल भी है, उसको भी टेस्ट कराना पड़ता है। हमारा तो everything is wrong. Forget the budget. We are against enterprise. We are against opportunity. DC prices fix करता है। मुझे बताइए, ये सब आपके पास बैठे हो माशाल्लाह इकोनॉमिस्ट, किस मुल्क में DC prices fix करता है? किस मुल्क में आप आटे दाल की कीमत फिक्स करते हैं? शुगर केन की बातें कर करके तंग आ गए। शुगर केन, मैं बच्चा था, देख ले मेरे बाल सफेद हो गए जब से ये बातें हम कर रहे हैं। किसी ने हुकूमत से नहीं, जब मिनिस्टर आना, फाइनेंस मिनिस्टर आना, तो एक ले आते हैं बैंकर को जो 5,000 मील दूर से आता है, वो बैठ के IMF से बातें करते हैं। IMF को क्या ब्लेम करते हैं? मैं 30 साल IMF रहा हूँ, IMF को कोई कसूर नहीं, कोई कसूर नहीं। IMF भी आपसे तंग आया। मैंने आपको बताया ना, केन रोगोफ जो IMF का रिसर्च डायरेक्टर है, वो कहता है इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता, इसको 2 बिलियन साल के देते रहो, इसको करने दो कुछ भी, ये ठीक नहीं हो सकता। जब हमारे में सोच का मादा ही नहीं, ऐसे टीवी प्रोग्राम बैठ जाते हैं, बजट के दूसरे दिन हम खुश होकर बैठ जाते, कोई बात नहीं। और बजट, मुझे बताया सनाउल्लाह साहब बैठे, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट, मुझे बताया बजट चलता कितनी देर है? पहली ECC मीटिंग पे हम खुद बजट बर्बाद करते हैं। पहली जब सब्सिडी देते हैं, पहली जब हम लैपटॉप बांटते हैं, कोई और काम करते हैं, बजट बर्बाद करते हैं। पिछले साल मैंने हिसाब लगाया है 60 नई एजेंसी हमने बनाई है। आप आज भी देख लें कितनी सरकारी नौकरियों की एडवर्टाइजमेंट आते हैं। क्यों आते हैं? एक सरकारी नौकरी, एक चपरासी की नौकरी, लाइफ टाइम कॉस्ट उसका 3 करोड़ रुपया। एक ग्रेड 16 की नौकरी का लाइफ टाइम कॉस्ट भी 60 करोड़ रुपया। क्यों आप ये कर रहे हैं काम? बट वो लगाई जा रहे हैं काम। किसी को काम का कोई यूज नहीं है, बट लगाई जा रहे हैं। तो खुदा के वास्ते ये नहीं सुन रहे, कभी नहीं सुनेंगे। IMF भी तंग आया हुआ है, हम भी तंग आए हुए। थैंक यू।
ठीक हो। अच्छा सनाउल्लाह खान साहब ये फरमाइएगा सर, आप से एक सवाल मैंने किया था कि ये जो सादगी है उसके रास्ते में क्यों IMF जो है वो नहीं आता और कहता है जी सादगी इख्तियार करें, आप अपना बजट कम करें, सरकार के इतने ज़्यादा अखराजात हैं, आप देख लें सिर्फ सरकार की गाड़ियाँ देख लें वफाक के अंदर, बाकी छोड़ें आप पूरे मुल्क के अंदर, और नई से नई गाड़ियाँ खरीदी जाती हैं और पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया जाता है, ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया जाता है। कोई सादगी नहीं है चोई साहब। 18 अमेंडमेंट जब आई ना, डॉक्टर साहब फ़रूक सलीम साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हमें यहाँ टैक्सों का मसला नहीं है, यहाँ एक्सपेंडिचर का मसला है। फ़रूक सलीम साहब ये आज बता रहे थे कि 10 साल पहले, बल्कि हमने भी देखा है, ट्रिलियन आपका टैक्स रेवेन्यू था, आज कितना है? 12.4 ट्रिलियन का आपका टारगेट है और 12 ट्रिलियन से गुजर जाएगा। ये FBR का रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू अलग है। इशू हमारा एक्सपेंडिचर का है, एक्सपेंडिचर ये कम नहीं करना चाहते। मैं खुद गवाह हूँ, अभी हफ्ता पहले PM ऑफिस में एक मीटिंग थी, चीफ मिनिस्टर सारे आए हैं, 40 गाड़ियों के प्रोटोकॉल की ड्यूटी गाड़ियां उनके पास, और वो गाड़ियां मैंने नहीं देखी कभी ऐसी, उस किस्म की गाड़ियां हैं। आज भी देखी मैंने, वो उसके पास जो गाड़ी थी, अपने अली अमीन के पास जो गाड़ी का काफिला था, बुलेट प्रूफ BMW, वजीरों के पास यही गाड़ियां हैं, आपके सेक्रेटरीज के पास, तमाम 20 ग्रेड से 22 ग्रेड के तमाम अफसरान को गाड़ी अलाउड नहीं है, आपको पता है। मोनेटाइजेशन ले रहे हैं वो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए महीने का ड्राइवर के, लेकिन गाड़ियां भी रखी हुई। राइट साइजिंग कमेटी बनाई, शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब किया, आपको पता है, और उस खिताब में उन्होंने वादा किया जी हम कम करेंगे। आपको मैं उसकी कार्रवाई बताऊं, आप हैरान हो जाएंगे, तमाम वजीर मुखालिफ खड़े हो गए। उन्होंने कहा जी हम यहाँ सिर्फ दफ्तर और गाड़ी लेने के लिए वजीर बने। 400 इदारे हैं वफाकी हुकूमत के, 450 सॉरी, तमाम के तमाम वज़रा ने इसलिए रखे हुए हैं, बंद नहीं करने देते। उनमें अपने बंदे भर्ती कराते हैं, उनसे गाड़ी लेते हैं, उनसे एंटरटेनमेंट लेते हैं, उनके ठेके देते हैं, उसमें यह तमाम काम चलता है। ये हम गवाह हैं, 30 साल से देख रहे हैं, और वो नहीं चाहते। 18 अमेंडमेंट के बाद आपको 4 या 5 वजारतों की जरूरत है वफाक में, बिल्कुल। इसके अलावा कितना सब रह गया है? नहीं, जरूरत ही नहीं है सर। आपको एजुकेशन की जरूरत नहीं, आपको हेल्थ की जरूरत नहीं। आपने 50 वजीर बनाए हुए हैं, 50 डिवीजन बनाए हुए हैं, 450 इदारे रखे हुए हैं, तो ये तो राइट साइजिंग है। आपने राइट साइजिंग के नाम पे 1.5 लाख क्लास 4 के बंदे निकालने पे आ गए आप, एक भी क्लास 4 से ऊपर का बंदा नहीं निकाल गए। तो ये सूरत हाल है, इसमें किधर सादगी आएगी? गाड़ियों के पे पाबंदी लगी हुई थी, पार्लिमानी सेक्रेटरी बने हैं, तमाम को गाड़ियां लेके दी हैं नई, अभी 4 महीने पहले स्पेशल प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूवल दिए। बादशाहों की तरह अपने मुलाजमीन को 8-8 बोनस देते हैं। ये पार्लियामेंट में चले जाएं आप, पार्लियामेंट के पिछले 3-4 साल के जितने स्पीकर और चेयरमैन सेनेट गुजरे हैं, उन्होंने 1000 से ज्यादा बंदे भर्ती किए हैं। असद कैसर ने 350 बंदे भर्ती किए विदाउट एडवर्टीजमेंट, जिनमें उनके अपने रिश्तेदार भी शामिल थे। और वो करते क्या है? वैसे कुछ नहीं, वहां बैठने की जगह नहीं है सेनेट में और असेंबली में, ये हालात हैं। तो आप किस तरह सादगी करेंगे? सादगी होगी ऊपर से शुरू होगी, प्राइम मिनिस्टर शुरू करेंगे, वज़रा शुरू करेंगे और कौम को मैसेज देंगे। इस कौम के अंदर जो है ना, जो डिस्पैरिटी हो चुकी है, ये बहुत बड़े इनकलाब की तरफ आप जा सकते हैं। आप जब गाड़ी में जाते हैं, कहीं बाजार में ठहरते हैं, आपकी गाड़ी पे कितने फकीर खड़े होके हैं आके, ये खतरनाक काम हो गया है। आपके कैमरामैन की जो तनख्वाह और जो आपकी या मेरी तनख्वाह है ना, ये डिस्पैरिटी है, ये डिवेल्प वर्ल्ड में नहीं है, यहाँ पे है, और ये इनकलाब की तरफ फिर जाना पड़ता है, फिर खून खराबा होगा अगर डिस्पैरिटी मजीद बढ़ेगी। तो सादगी इनकी तरफ से मुझे नजर नहीं आती। यहाँ तो हुक्मरान खानदान का नाम किया जाता है, हुक्मरान खानदान जी, ये इस सियासी खानदान, वडेरा खानदान, हुक्मरान खानदान कहाँ से आप किस दौर में? जी जी, यहाँ तो पार्लियामेंट में जो कमेटियां बनती हैं ना, जो जिस बिजनेस से ताल्लुक रखता है ना, वो स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनता है जी, फरमाइश पे, और डिसीजन उसने, उसका कन्फ्लिक्ट देखें, उसने फैसले करने हैं। तमाम कमेटियों को आप निकाल के देख लें, आपको पता चल जाएगा। जो हाउसिंग का है वो हाउसिंग की उसकी कंपनी है, जो अद्वियात का कर रहा है वो अद्वियात की हाउसिंग का है, जो बैटरियां बना रहा है उसने इंडस्ट्री का ले लिया। इसी तरह से पीएसटी में जो प्रॉब्लम्स हैं, पीएसटी में जो पॉलिटिक्स है, वो भी बता दें। और जितने प्लानिंग मिनिस्टर ने अपने प्रोजेक्ट रखे हो, जितने कैपेसिटी, क्या बकवास पीएसटी पे, बंद करें इसको साले को। इस पे किताबें लिख चुके हैं हम लोग, कौन पढ़ता है? जी जी, इसी तरह है सर।
अच्छा, मुझे ब्रेक लेने दे डॉक्टर खालिद साहब, आपके पास बात छोड़ के जा रहा हूँ कि ये जो टैक्स देने वाले लोग हैं ना जी, उनके ऊपर बोझ बढ़ता चला जा रहा है। आधी से ज़्यादा तनख्वाह तो उनकी टैक्स में कट जाती है, और वो जो पैसे कट जाते हैं वो पता नहीं किधर जाते हैं सारे इस तरह। या तो उनको पता चले ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया में मैं देखा था कि अगर वो टैक्स कटता है ना आपको, तो साथ एक रसीद भेजते हैं कि इतने पैसे एजुकेशन पर लगे, इतने पॉवर्टी एलिवेशन पर लगे, वो पूरा एक ब्रेकअप बना के ना वो देते हैं। यहाँ पे एक जो बंदा टैक्स दे रहा है, जो वाइट इकोनॉमी में है, उसी का बेड़ा गर्क किया जाता है, उसी को नोटिस, उसका कसूर क्या है? छोटी सी ब्रेक को ब्रेक वो दोबारा